Now our another problem based on the same topic stresses in nuts and bolt is a steel rod 20 mm diameter passes centrally through a copper tube of 25 mm internal diameter and 35 mm external diameter. Copper tube is 800 mm long and is enclosed by rigid washer of negligible thickness, which are fastened by the nut threaded on a rod as given in figure. मतलब क्या कहता है कि एक स्टील रॉड आपको दिया है जिसे आपने सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि एक कॉपर ट्यूब के अंदर डाला है आपने, कोई भी ट्यूब होने दो, बट यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है वो है कॉपर ट्यूब जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दी हुई है और वो एकदम सेंट्रली पास हो रहा है, जिसकी लेंथ दी है हमारे ट्यूब की वो है 800 mm लॉन्ग, जिसकी जो वॉशर की थिकनेस है वो है नेग्लिजिबल, मतलब कि इसमें वॉशर थिकनेस हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब उसे फास्टन किया जा रहा है किससे? नट्स से। कैसे? फिगर में आप देख सकते हो जो असेंबली है सेम असेंबली के ऊपर वर्कआउट हो रही है। देन क्या कहता है? द नट्स आर टाइटन टिल द लोड ऑन द असेंबली इज 20 किलो न्यूटन, मतलब कि नट्स को इतनी टाइट की गई है कि ओवरऑल जो असेंबली के ऊपर लोड आएगा वो 20 किलो न्यूटन है। आप सब जानते हो कि नट को जितना ज्यादा आप टाइट करोगे असेंबली के ऊपर लोड उतना ही ज्यादा आएगा। तो मतलब यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कि 20 किलो न्यूटन लोड तक के हमने उसे टाइट किया। अब क्या कहता है कि कैलकुलेट द इनिशियल स्ट्रेस इन द कॉपर ट्यूब एंड स्टील रॉड, मतलब कि इस 20 किलो न्यूटन लोड के वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है आपके ट्यूब पे और रॉड पे वो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ आल्सो कैलकुलेट इंक्रीज इन स्ट्रेस, मतलब इंक्रीज इन स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है भाई। कब कब इंक्रीज इन स्ट्रेस हो रहा है? व्हेन वन नट इज टाइटेंड बाय 1/4 ऑफ अ टर्न, मतलब कि एक जो नट है उसमें से 1/4 ऑफ टर्न उसे हमने घुमाया है, तो कितनी स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी रिलेटिव टू द अदर। अब क्या दिया है देखो, टेक द पिच ऑफ द थ्रेड एज 1.6 mm, 1.6 mm की हमारी पिच दी हुई है। अगर आपको पिच नहीं पता है तो किसी भी थ्रेड की पिच का मतलब होता है कि वन कंप्लीट टर्न अगर आप नट का कर रहे हो तो वो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा। ठीक है। नाउ टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील एंड कॉपर एज 200 जीपीए एंड 100 जीपीए रिस्पेक्टिवली, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपको दी हुई है। नाउ तो फटाफट हम लिख लेते हैं कि व्हाट आर द गिवन टर्म्स, उसके बाद वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। दिया है गिवन, क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द स्टील रॉड दिया है तो उसे डी एस लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज 20 mm है। नाउ इंटरनल डायमीटर दिया है आपका कॉपर ट्यूब का, तो स्मॉल डी और सी लिख लेते हैं इसे, दैट इज 25 mm। और एक्सटर्नल डायमीटर है तो एक्सटर्नल डायमीटर मोस्टली ना कैपिटल डी से लिखो, कंफ्यूजन नहीं होता है ना, 35 mm। नाउ लेंथ दिया है हमें कॉपर ट्यूब का, तो देखो ऐसे असेंबली में हमेशा ट्यूब की जो लेंथ होती है उसे ही हम टोटल लेंथ कंसीडर करते हैं। ओके, सो योर लेंथ इज 800 mm। लोड ऑन द असेंबली मतलब P दिया है हमारे पास में, वो है कितना? 20 किलो न्यूटन, तो इसे न्यूटन में लिख लेते हैं, 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नाउ पिच दिया है तो पिच इज इक्वल्स टू डायरेक्टली ऐसे ही लिख लो आप 1.6 mm। नाउ उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है कॉपर का, वो है 100 जीपीए, तो उसे हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो दिस विल गिव यू सॉरी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एंड स्ट्रेस इन स्टील, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है वो, दैट इज 200 जीपीए, तो उसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ सारे गिवन टर्म्स हमने लिख लिया। तो देखो इस क्वेश्चन में ना दो पार्ट है, क्या है? एक तो आपको इनिशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है इस लोड के वजह से, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं फाइंडिंग इनिशियल लोड स्ट्रेस इन स्टील रॉड एंड कॉपर ट्यूब। ओके, नाउ तो देखो मान लेते हैं लेट much is equals to stress in steel rod and this is our
stress in copper tube. ओके, नाउ अभी देखो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमें एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे एरिया हमारा दिया हुआ नहीं है, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ स्टील विल बी हाउ मच, पाई बाय 4d², क्योंकि रॉड है तो पाई बाय 4 इंटू डायमीटर कितना है इसका 20, तो 20 का स्क्वायर ले लो. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 314.159 mm स्क्वायर. नाउ अभी क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब. तो ये ट्यूब है, हॉलो है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम अनदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, है ना. तो कैपिटल डी है इसका 35 माइनस इंटरनल डायमीटर है इसका 25 का स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट हाउ मच 471.23 mm स्क्वायर. तो अपनी एरिया हमें मिल गई. अभी देखो आपको पता है कि स्ट्रेसेस इन किसमें, नट्स एंड बोल्ट्स वाले पार्ट में क्या होता है कि जो लोड हो आपके रॉड पे वो इक्वल होता है आपके ट्यूब पे भी. सिर्फ फर्क ये होता है कि एक होता है टेंसाइल, दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव, है ना. तो चलो लिख लेते हैं. सो टेंसाइल लोड ऑन स्टील रॉड, मतलब स्टील रॉड पे टेंसाइल लोड आएगा. आपको पता है कि रॉड पे टेंसाइल लोड ही आता है, और कॉम्प्रेसिव लोड किस पे आता है, इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिव लोड ऑन किस पे, ट्यूब पे, कॉपर ट्यूब. ओके, नाउ तो इससे कह सकते हैं फ्रॉम अबव वी कैन से दैट के लोड ऑन स्टील इज इक्वल्स टू लोड ऑन कॉपर. तो देखो अभी लोड का क्या फॉर्मूला होता है, वी नो दैट दिस विल गिव यू स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर. ये कहां से आया, पीएस के लिए मैंने ये लिखा, पीसी के लिए मैंने ये लिखा. कहां से आया, P इज इक्वल्स टू सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन A. तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा. दिस इज इट. तो नाउ फ्रॉम अबव वी कैन से दैट कि अभी देखो हमारे पास दो पार्ट है, एक तो स्ट्रेस इन स्टील वाला है और दूसरा स्ट्रेस इन कॉपर वाला है. तो हमें पता है कि जब आप ऐसे सम सॉल्व कर रहे होते हो तो हमें एक रिलेशन क्रिएट करना होता है. तो चलो दोनों में से किसी एक का एक रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो. तो मैं यहां से ना बाहर निकाल लेता हूं. लेट अस राइट फ्रॉम अबव क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रेस इन कॉपर इनटू स्ट्रेस सॉरी एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ स्टील. चलो इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट स्ट्रेस इन कॉपर इक्वल्स टू 471.23, एरिया ऑफ कॉपर है वो, और एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा अपॉन 314.159. आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू हाउ मच 1.49, कितना स्ट्रेस इन कॉपर. अब देखो so we have got a relation between stress in steel and stress in copper. okay, now इसे हम पुट कर लेते हैं कहां पे. अभी देखो आपको पता है कि टोटल लोड इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि अभी ऐसे ही हमेशा सॉल्व होती है हमारी जितनी भी जो हमारे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैं, उसके लिए एक रिलेशन पहले क्रिएट होती है और फिर दूसरे उसे हम क्या करते हैं दूसरे वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं. तो यहाँ पे देखो टोटल लोड P इज इक्वल्स टू हमारे पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए है, वो क्या है, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील प्लस हो जाता है दूसरा वाला पार्ट दैट इज स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर. अभी देखो तो P लोड इज इक्वल्स टू हमें दिया है वो कितना है 20 इंटू 10⁻³ है ना. अभी देखो स्ट्रेस इन स्टील के लिए हम ये वाला पार्ट लिख लेते हैं 1.49 और उसे 1.5 भी आप लिख सकते हो. स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया कितना हो जाएगा इसका 314.159 है ना. नाउ प्लस
स्ट्रेस इन कॉपर एज इट इज छोड़ दो, बिकॉज दोनों वेरिएबल हम नहीं रख सकते है ना। तो दिस विल बी स्ट्रेस इन कॉपर 471.23 हो जाएगा ये। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट कितना हो जाएगा 468.096 स्ट्रेस इन कॉपर प्लस 471.23 स्ट्रेस इन कॉपर। दोनों को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 939.326 स्ट्रेस इन कॉपर। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना है 20 इंटू 10⁻³ तो इससे हम स्ट्रेस इन कॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इन कॉपर विल बी, दैट इज आवर इनिशियल स्ट्रेस है ना, 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 939.326। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 21.29 न्यूटन पर mm²। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर है ना, इनिशियल स्ट्रेस कॉपर का। और इनिशियल स्ट्रेस अभी हमें चाहिए स्टील का भी है ना, क्योंकि दोनों का चाहिए था हमें। तो इनिशियल स्ट्रेस जो स्टील का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कितना, अभी जस्ट हमने रिलेशन एक डिराइव किया था, कितना था स्ट्रेस इन कॉपर इनटू 1.49। तो स्ट्रेस इन कॉपर कितना आया है 21.29 आया है, और इनटू 1.49 जब आप करोगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 31.72 न्यूटन पर mm²। ये आपका फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट आंसर हो गया है ना। सो देखो अभी हमें इंक्रीज इन स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है ड्यू टू क्वार्टर टर्न। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले चलो लिख लेते हैं कि व्हाट इज आवर स्टेप नाउ। सो सेकंड स्टेप इज फाइंडिंग increase in stress when nut is tightened by 1/4 टर्न। तो देखो अभी मान लेते हैं कि इंक्रीज इन स्ट्रेस जो है हमारा, लेट दिस वन इज increase in stress in steel rod, okay, and C1 is in stress in copper tube। now अभी देखो ये दोनों तो हमें फाइंड आउट करना है, मगर अभी जब आप टाइट करोगे स्क्रू को 1/4 टर्न तो क्या होगा, उसकी लेंथ में कुछ तो चेंजेस आएगा ना, ऑब्वियसली उसकी लेंथ में चेंज आएगी। मतलब कि यहाँ पे समथिंग हमें इंक्रीज इन लेंथ से रिलेटेड करना है ना। तो चलो अभी इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोथ मटेरियल्स। इंक्रीज इन लेंथ लिखने से अच्छा है ना, डिफॉर्मेशन हो जाएगा बोथ मटेरियल का, ओके, क्योंकि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होने वाला है हमारा, है ना। तो चलो फिर भी चेंज इन लेंथ इसे लिख लेते हैं, ओके। तो चेंज इन लेंथ विल बी कितना हो जाएगा स्टील वाला, तो स्टील इनटू लेंथ अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो देखो यहाँ पे स्टील के लिए फिर से हम वही रिलेशन लिखेंगे जो हमने कॉपर से डिराइव किया था। तो क्या था, स्टील इज इक्वल्स टू 1.549 आया था हमारा, यहाँ पे 5 हम लेते हैं, इनटू स्ट्रेस इन कॉपर 1 हो जाएगा, इनटू लेंथ कितना है हमारा 800 है, अपॉन कितना हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ Now, after calculating, you will get 6 into 10⁻³ stress in copper. ठीक है। Now, अभी change in length find out कर लेते हैं। यहाँ पे जो increase in length लिखा है ना, उसे आप change in length कर लो, ओके। increase in length के जगह पे this is change in length। तो change in length हमारा
कॉपर में कितना हो जाएगा इनटू एल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे हम इसे 1 पुट करके इनटू लेंथ तो हमारा 800 ही रहेगा बिकॉज जो हमारा कंसिडर्ड सेक्शन है इसमें वो कितना 100 ही होने वाला है, सॉरी 800 होने वाला है, that is this one, and now you will get 8 into 10 raised to minus 3 in इतना। ओके नाउ अभी देखो जब आप टर्न करने वाले हो तो मैंने बताया था क्या होगा, चेंज इन लेंथ, है ना, क्योंकि जैसे ही आप टर्न करोगे यू विल गेट एक्सियल एडवांसमेंट ड्यू टू 1 क्वार्टर टर्न। कितना हो जाएगा, देखो अभी एक्सियल एडवांसमेंट के लिए आप कर लोगे 1/4 क्योंकि क्वार्टर टर्न है इनटू पिच, है ना, तो पिच अपना कितना है 1.6, तो नाउ यू विल गेट 0.4 mm, मतलब कि अगर एक क्वार्टर टर्न एक नट का आप कर रहे हो तो 0.4 mm की एक्सियल एडवांसमेंट होगी। तो देखो यहां पे टोटल चेंज इन लेंथ जो है वो कितना होगा आपका 0.4 ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो इनकेस जो किसी की अगर कोई अगर इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है तो भी या फिर डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है तो भी आपकी सेम रहने वाली है। टोटल चेंज इन लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 0.4 ही होगी, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब कि दोनों ऐड करोगे तो डिफरेंट आएगा। तो टोटल एडवांसमेंट यहाँ पे है ना, तो टोटल एडवांसमेंट देयरफॉर कि टोटल चेंज इन लेंथ आपका हो जाएगा तो चेंज इन लेंथ विल बी हाउ मच 0.4, और ये सिर्फ नट वाले सेक्शन में होता है या फिर जो दोनों साइड से फिक्स सेक्शन है ना उसमें भी ऐसा हो सकता है। ये तो नाउ टोटल चेंज हो जाएगा हमारा इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इन स्टील प्लस चेंज इन लेंथ इन कॉपर, है ना। अभी देखो दूसरा रिलेशन हमने क्रिएट कर लिया, तो अब क्या करोगे, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो 0.4 हमें पता है कि ओवरऑल जो टोटल चेंज इन लेंथ हो रहा है वो 0.4 है, इज इक्वल्स टू, अब ये स्टील वाला कितना आया था हमारा 6 into 10 raised to minus 3 टू स्ट्रेस इन कॉपर, प्लस कॉपर का कितना था हमारा 8 into 10 raised to minus 3 स्ट्रेस इन कॉपर 1, दोनों को क्या करोगे ऐड कर लोगे, तो नाउ यू विल गेट हाउ मच 0.014 स्ट्रेस इन कॉपर 1। तो नाउ इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0.4 है ना, तो स्ट्रेस इन कॉपर मतलब ड्यू टू कितना क्वार्टर टर्न, नाउ स्ट्रेस इन कॉपर will be 0.4 upon 0.014. So after calculating you will get 28.57 Newton per mm square, मतलब कि इतनी स्ट्रेस आपकी इंक्रीज हो रही है कॉपर ट्यूब पे आफ्टर क्वार्टर टर्न। तो फिर स्टील पे कितना हो जाएगा, सेम 1.5 इनटू कर दोगे आप कितने से, कॉपर वाले से, तो क्या हो जाएगा स्ट्रेस इन स्टील वाला कितना हो जाएगा 1.5 into 28.57, एंड नाउ वी विल गेट कि जो स्ट्रेस इसमें इंड्यूस हो रहा है वो है न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I will start another chapter, that is thermal stresses and strains. Thank you so much.